ओम शांति। कल हमने देखा कि कैसे हमारा मन पूरा दिन ही चलता रहता है, पर आप कहेंगे नहीं, हम तो 8 घंटे तो सोते हैं। पर वहां तो सिर्फ हमारा शरीर ही बिस्तर पर होता है, हमारा मन तो नींद में भी लंदन, अमेरिका, सब चीजें, सब जगह घूम कर आता है। इसलिए सब जब हम सुबह सुबह उठते भी हैं तो फ्रेश नहीं फील करते हैं। जो मन तो कहीं ना कहीं भटकता ही रहता है। जब हम घर से बाहर भी गए सिर्फ वॉक करने, और मार्केट में देखा एक बोर्ड पे लिखा था बाय वन एंड गेट वन फ्री, अब क्या होगा? अब हम तो गए थे वॉक करने, पर अब मन ललचाएगा और बार बार उन शब्दों पर अटेंशन दिलवाएगा। वो भी बार बार वही चीज दोहराता रहेगा। अरे देखा नहीं, बाय वन एंड गेट वन फ्री। अरे एक चीज फ्री में मिल रही है, चलो चलो ले लेते हैं, कभी ना कभी तो काम आएगी। अब जरूरत भी नहीं थी, पर एक फ्री में मिल रहा है, इसलिए हम चले गए उसको लेने। ऐसे ही फिर हर बार की तरह हम चीजें इकट्ठा करते रहते हैं, और फिर हर दिवाली पर जो काम में नहीं आई उसे निकाल देते हैं। फिर वो ही विशेष सर्कल में सदैव फंसे ही रहते हैं। इसलिए हमें क्या करना होगा? अपनी सोच को बदलना होगा, उसे नई दिशा देनी होगी। क्योंकि कहा जाता है कि सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, सिर्फ दिशाएं बदलो तो किनारे अपने आप ही मिल जाएंगे। आज हम देखेंगे आत्मा की दूसरी सूक्ष्म शक्ति है बुद्धि। आप जरा मुझे सोच समझकर बताएंगे कि आजकल के ज्यादातर लोग बुद्धिमान हैं या बुद्धू हैं? मैं समझती हूँ कि आप सब कहेंगे हर कोई बुद्धिमान है, क्योंकि आजकल की मोस्टली जनरेशन पढ़ी लिखी है। तो क्या सिर्फ पढ़ने लिखने से हम बुद्धिमानी बनते हैं क्या? अब मैं आपको बुद्धिमानी की परिभाषा बताती हूँ, जो स्पिरिचुअल लैंग्वेज में कही गई है। बुद्धिमान उसको कहा जाता है जो पहले सोचे, समझे और फिर बोले। लेकिन आज कॉमन इंसान तो कभी भी पहले सोचता नहीं है, पर बोल देता है। और फिर तीसरा अगर उसे समझाएगा भी तो कहेगा बहन जी आप बीच में मत पड़ो, आपको कुछ मालूम है क्या? आपको तो कुछ मालूम ही नहीं है। तो बताइए, क्या उसको सोचने का भी टाइम मिलता होगा? हम तो कुछ भी समझने के लिए भी तैयार नहीं है अगर कोई दूसरा भी समझाता है। तो फिर हमारी बुद्धि की कैपेसिटी भी कम हो जाती है, जो हम बुद्धि की फैकल्टी को तो यूज ही नहीं करते हैं। मन और बुद्धि का एक दूसरे से आपस में एक गहरा संबंध है। मन सोचने की शक्ति है तो बुद्धि समझने की शक्ति है। इसलिए कहा गया है सोच समझ कर बोलना, अर्थात सोचने का काम मन करता, लेकिन उसे समझने का काम बुद्धि करती है। जैसे हम हमेशा कहते हैं मेरे मन में बहुत दुविधा है, क्या करूं या ना करूं, मैं तो कुछ भी सोच नहीं सकती हूँ, कोई डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ। सपोज हमारे पास कंप्यूटर है, पर उसका नॉलेज हमारे में नहीं है, तो फिर हमें उसको समझाना, उसे समझना पड़ता है ना, नॉलेज लेना पड़ता है।
तब हम कहते हैं मैंने अब जाना और समझा। पहले नहीं समझा था, जब किसी ने समझाया दिखाया तभी हमने समझा। इसी दुनिया में भी 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक है सामान्य लोग, जो सिर्फ दुनिया की बातें ही दोहराते ही रहते हैं। मध्यम लोग सिर्फ लोगों की निंदा या वेस्ट बातें ही करते रहते हैं। सिर्फ बुद्धिमानी लोग ही विचार पर विचार करके फिर बोलते हैं। फिर ही बुद्धि हमारा राइट डिसीजन ले सकती है, अगर हम पहले सोचे समझे और फिर कोई कार्य करें तो। ये भी कहते हैं कि मन तो एक घोड़ा है। हाँ, ये सही बात है, पर बुद्धि उसका लगाम है। लगाम साथ में होगी तो मन रूपी घोड़ा कभी तूफान नहीं मचाएगा। घोड़ा अनुशासित रहेगा, लेकिन अगर लगाम को छोड़कर घुड़सवारी करने की कोशिश करेंगे तो घोड़ा हमें जमीन पर पटक देगा। इसी प्रकार बुद्धि रूपी लगाम को हाथ में पकड़ के रखना है, नहीं तो मन के घोड़े सवारी करने पर पश्चाताप ही करना पड़ता है। अब देखेंगे बुद्धि क्या चीज है। बुद्धि आत्मा का वो अंतर चक्षु है, जिससे वो हर बात को देखती और समझती है। मन के सारे विचार बुद्धि के पास आते हैं और बुद्धि उन विचारों का एक बिंब बनाती है, मीन्स इमेज बनाती है। और ये बुद्धि का दृश्य यानी जो विजुअलाइजेशन है, जितना जितना शक्तिशाली होता है उतना उसमें समझने की शक्ति बढ़ जाती है। बुद्धि के इस अंतर चक्षु द्वारा हम केवल बाह्य या भौतिक वस्तुओं को ही नहीं, परंतु मनुष्य के सूक्ष्म भावों को भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। देखा बुद्धि कितनी न शक्तिशाली एक फैकल्टी है। अब बुद्धि के पास 2 विशेषताएं हैं। पहला एक विवेक यानी विजडम, दूसरा है स्वतंत्रता यानी फ्रीडम। मीन्स विवेक युक्त बुद्धि से मानव सही और गलत को अच्छी तरह से परख सकता है। उदाहरण के तौर पर आप किसी बच्चे के सामने झूठ बोलकर देखो तो वो भी तुरंत अपने विवेक के आधार पर आपसे कहेगा ये झूठ है ना, परंतु उस वक्त हम अपने को बचाने के लिए उस बच्चे को तुरंत चुप कराते हैं और कहते हैं कि तुम अभी समझ नहीं सकोगे, तुम छोटे हो। अर्थात हमने उसके विवेक को ही मार दिया, क्योंकि उसका विवेक तो सही डिसीजन दे रहा था। तब वो बच्चा एक दुविधा में पड़ जाता है कि मेरा विवेक तो कहता है ये गलत है और बड़े कहते हैं मैं समझता नहीं हूं, और शायद वो अपनी बुद्धि को मनाने लगेगा कि बड़े ज्यादा जानते हैं, वो ही सही है। फिर दूसरी बात, किसी बात पर वो उसी ही समझ का इस्तेमाल करके झूठ बोलता है, तभी भी बड़ों से भी डांट पड़ती है उसको, तुम झूठ बोलते हो। उसने ये बात, तुमने ये सब सारी बातें कहाँ से सीखी है। अभी बड़े उनको डांटते हैं। फिर वो बच्चा बहुत असमझ में पड़ जाता है कि जब सही कहा तब कहा तुम समझते नहीं, फिर उनके हिसाब से कहा तब भी कहते हैं मैं झूठ बोलता हूं, तो फिर सही क्या है गलत क्या है। और इस दुविधा में वो बच्चा उस दिशा में आगे बढ़ता है और जैसे संग या माहौल उसे मिलते हैं, हमेशा द्विधा में रहकर
वो अपने फैसले अकेले कभी भी नहीं कर सकता और हमेशा अपने डिसीजन में कमजोर होता है। इसलिए सदैव हमें ध्यान अटेंशन देना है। जो हम सोचते व करते हैं उसका असर हमारे बच्चों पर और हमारे एटमॉस्फेयर पर गहरा पड़ता है। वास्तव में बुद्धि को ये दो गिफ्ट, विवेक और स्वतंत्रता, इसलिए प्राप्त है ताकि हर कर्म विवेक युक्त और स्वतंत्र होकर करे, जिससे अपने कर्म के लिए वो खुद ही उत्तरदायी या जिम्मेदार हो। भगवान उसके कर्म के लिए जिम्मेवार नहीं है। ईश्वर हमारे कर्मों में दखल अंदाजी नहीं करते। जिस प्रकार घर में अगर माता पिता बच्चों के हर कर्म में दखल देने लगते हैं तो बच्चे भी झुंझुला उठते हैं और कहते हैं कि हमारे पास भी बुद्धि है, आप हमें अपने आप कुछ करने दो। इस तरह आज के बच्चे भी अपनी समझदारी और स्वतंत्रता से हर कर्म करना चाहते हैं। वैसे मनुष्य भी इस संसार में अपनी स्वतंत्रता इच्छा से जीना चाहता है। उसको भी किसी की रोक टोक अच्छी नहीं लगती। तभी तो कहा गया है, जो करेगा सो पाएगा, जैसा करेगा वैसा ही तो पाएगा। जब बुद्धि हर बात को अपने अंतर चक्षु से देखती और अच्छी तरह समझती है, फिर उसका विश्लेषण करती है, उसके बाद परखती है और इस आधार पर वो हर बात का यथार्थ निर्णय लेने लगती है। जिस तरह एक वकील और एक जज होते हैं, वकील तो अपना तर्क देता है, परंतु जज को हर बात के तर्क को परख कर यथार्थ निर्णय लेना होता है। वैसे ही हमारा मन एक वकील की तरह है, जो विचारों को कर्म में लाने के लिए अपना ही तर्क देता है, परंतु बुद्धि जज के सामने वो जज है और जज के समान है, जो हर तर्क को समझकर विश्लेषण कर उसमें सच्चाई को परख कर यथार्थ निर्णय लेती है। ऐसी है बुद्धि। अगर केवल वकील के तर्क से जज प्रभावित हो जाए तो वो यथार्थ निर्णय तो नहीं दे सकता है। बस इसी तरह जब हमारी बुद्धि मन के तर्क पूरे विचारों के प्रभाव में आ जाती है तो वो भी सही निर्णय नहीं ले सकती है। जीवन में हर मनुष्य ने ये महसूस किया है कि जब जब उसने सही निर्णय लिया है तब तब ही उन्हें एक सुकून सा अनुभव हुआ है। इसके विपरीत जीवन में जब जब गलत निर्णय लिया है या लिए गए हैं तब तब उन्हें ही अंतर आत्मा स्वयं को ही, खुद को ही कचोटती रहती है। कुछ प्राप्ति होने के बाद भी वो प्राप्ति होने का सुख अनुभव नहीं होने देती। अतः मनुष्य की बुद्धि कमजोर होने के कारण व्यर्थ और नेगेटिव विचारों के प्रभाव में आ जाती है, इसलिए सही निर्णय नहीं ले पाते। आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियों में ये बुद्धि बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है, क्योंकि बुद्धि को ही अंतर आत्मा की आवाज भी कहते हैं, जो कभी भी गलत नहीं होती। सिर्फ उसको सुनने की आवश्यकता है। बुद्धि अपने विवेक से जब सही निर्णय लेती है तब आत्मा सुख शांति आनंद आदि गुणों से भरपूर हो जाती है। दुनिया में सबसे सफल व्यक्ति वो है जो दूरदर्शी और दूरांदर्शी होते हैं। कई स्थानों पर ये नारा
पढ़ने को मिलता है, इफ यू कैन परसीव यू कैन अचीव। यदि आप देख सकते हैं तो आप पा भी सकते हैं, जरूर, डेफिनेट। अगर आपका दृष्टिकोण सही है तो आपके लिए जीवन में कुछ भी हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है। बस लक्ष्य और लक्षण जब एक हो जाते हैं तभी एकाग्रता विकसित होती है। एकाग्रता से किसी भी कार्य में सफलता मिल सकती है। ये राजयोग मेडिटेशन कोर्स के अभ्यास से हम अपने मन को शक्तिशाली और बुद्धि स्पष्ट बन जाती है। बुद्धि जितनी शक्तिशाली और स्पष्ट होगी उतना ही निर्णय सही होगा। जैसे आंख में अगर धुंधलापन है तो स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, जब मोतिया आ जाता है तो हमें क्लियर नहीं दिखता है और ठोकरें भी लग सकती है। उसी तरह नेगेटिव अंतर्दृष्टि को धुंधला कर देती है, जिसके कारण स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। उस अवस्था में लिए गए निर्णय गलत ही हमेशा साबित होते हैं और बार बार गलत निर्णय लेने से आत्मविश्वास भी हमारा हिल जाता है। मनोबल और इच्छा शक्ति, विल पावर कमजोर होने के कारण ही बुद्धि मन के निगेटिव विचारों के प्रभाव में रहने लगती है। इसलिए स्पिरिचुअल ज्ञान ही हमें पॉजिटिव चिंतन प्रदान करते हैं, जिससे हमारा मनोबल मजबूत होता है, बुद्धि की विवेक शक्ति बढ़ती है और जीवन में हम सही निर्णय लेने की क्षमता पैदा होती है। और सही निर्णय से व्यक्ति सफलता को प्राप्त कर जीवन में आगे बढ़ता है। आज का युग चारों तरफ चुनौतियों से बड़ा युग है और चुनौतियां तो हर वक्त हर व्यक्ति के सामने समय समय पर आती ही रहती है और ये चुनौतियां किसी न किसी के लिए अवसर के द्वार खोल देती है और किसी को पछाड़ने में अनुभूति कराने वाली होती है। जैसे अभी भी लॉकडाउन का समय था तो कोई तो निराश हो गए और किसी ने तो अपना टैलेंट भी दिखाया। ऐसा क्यों? किसी के लिए अच्छा समय है, अवसर खोलती है और किसी को पछाड़ने की अनुभूति करने वाली होती है। देखा गया है कि जो व्यक्ति चुनौतियों के वक्त जीवन में सही निर्णय ले लेता है उसके लिए वहां अवसर के द्वार खोल देती है। ये बुद्धि ऐसा काम करती है। लेकिन वो व्यक्ति अगर चुनौतियों के वक्त अल्प प्राप्ति के लालच में आकर दूरदृष्टि नहीं रखता और गलत निर्णय से निगेटिव दिशा चुन लेता है, उसके बाद में जीवन में बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना। इसलिए जब भी हम निर्णय लें सही लें, गलत ना लें। उसने गलत निर्णय क्यों लिया, उस वक्त यही पश्चाताप मन में बार बार चलता रहेगा, क्योंकि उसके निर्णय दृष्टि धुंधली थी, इसलिए भविष्य उसके सामने स्पष्ट नहीं था। ये स्पिरिचुअल ज्ञान ही, राजयोगा मेडिटेशन ही हमारे अंतर चक्षु के धुंधलेपन को दूर करने में सहायक बनता है और राजयोग के गहन अभ्यास से बुद्धि इतनी शक्तिशाली बन जाती है जो कई बार भविष्य में होने वाली घटनाओं की इंट्यूशन ही पहले से होने लगती है, हमें पहले से ही मालूम पड़ जाता है। बुद्धि अपने अंतर चक्षु से भविष्य में होने वाली घटनाओं का साफ साफ देख लेती है। ये राजयोगा मेडिटेशन कोर्स
बुद्धि को सशक्त करने का सफल मार्ग है, जिससे सफलता का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। परंतु क्या करें, राजयोग के अभ्यास करने के लिए व्यक्तियों को समय ही नहीं मिलता। आज मनुष्य के पास समय ही नहीं है। वो तो कहते हैं हम तो बहुत बिजी हैं, अभी नहीं, हम बाद में करेंगे। इस पर एक कहानी याद आती है। एक लड़का था, उसे नौकरी की तलाश थी। अनेक प्रयत्नों के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिला। तब उसके एक मित्र ने कहा कि ये लकड़ियों का एक मेरा व्यापारी है जो दोस्त है, उस सेठ के पास चला जा, शायद वहां तुम्हें कोई काम मिल जाएगा। सो वो सेठ के पास चला गया और उसने सेठ से अपने लिए काम मांगा। सेठ ने पूछा कि वो क्या काम कर सकता है। युवक ने कहा, वो तो शक्तिशाली है, जवान है, अब तो मैं छोटी उम्र है और कोई भी काम मैं कर सकता हूँ, आप जो दोगे मैं कर लूंगा। सेठ ने पूछा, क्या तुम लकड़ी काट सकते हो? युवक तैयार हो गया। सेठ उसे युवक को पीछे गोदाम में ले गया, जहां लकड़ियों का ढेर रखा था, और कहा कि ये सारी लकड़ियां हैं, तुम्हें काटनी है। युवक तैयार हो गया तो सेठ ने उसे कुल्हाड़ी दी और काटने के लिए कहा। सारा दिन वो लकड़ी काटता ही रहा। दिन के अंत में सेठ ने सोचा, देखे उस व्यक्ति को, उस युवक ने आज कितनी लकड़ियां काटी है। उसने देखा कि युवक ने सारे दिन में करीब 25 लकड़ियां काटी थी। सेठ जी बड़े प्रसन्न हो गए और कहने लगे, तुम्हारे में अच्छी क्षमता है, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। चलो, तेरी नौकरी पक्की। रोज सुबह आकर शाम तक लकड़ी काटना और दिन में 1 घंटा आराम का मिलेगा। युवक युवक भी खुश होकर चला गया। वो प्रतिदिन वहां आकर लकड़ी काटता रहा। ऐसे करते करते 10 दिन बीत गए। फिर सेठ जी ने सोचा कि देखना चाहिए युवक क्या कर रहा है। जब दिन के अंत में वो देखने गया तो देखा कि युवक ने तो सारे दिन में सिर्फ 15 लकड़ियां ही काटी। सेठ जी ने युवक से कहा कि उसकी क्षमता कम कैसे हो गई। पहले दिन में तो तुमने 25 लकड़ियां काटी और आज 10 दिन के बाद सिर्फ 15 लकड़ी ही काट पाया हो। युवक कहने लगे कि उसके भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि लकड़ी कम कैसे कट रही है, जबकि वो आलस्य भी नहीं करता और मेहनत भी करता है। सेठ जी ने उसे थोड़ी और मेहनत करने के लिए कहा। युवक ने भी कहा, ठीक है सेठ जी, आज से मैं बहुत ध्यान रखूंगा और मेहनत से काम करूंगा। और दूसरे दिन से और मेहनत करने लगा। इसी प्रकार मेहनत करता रहा और 10 दिन के बाद बीत जाने के बाद फिर सेठ ने सोचा कि चलो देखे तो सही वो लड़का क्या कर रहा है। तो देखा सारे दिन में उस युवक ने सिर्फ 10 लकड़ियां काटी है। सेठ जी ने युवक से पूछा, क्या बात है बेटा, पहले दिन तो तुमने 25 लकड़ी काटी, 10 दिन में 15 लकड़ी काटी, वहां तक तुम पहुंच गए, और आज तो 20 दिन में ये कर्म क्षमता कम कैसे हो गई है। युवक ने कहा, सेठ जी, यही तो बात मुझे भी समझ में नहीं आ रही है कि इतनी मेहनत करने पर भी मेरी कर्म क्षमता कम क्यों हो रही है। मैं तो अपना जो आधा घंटा भोजन का समय भी कम करके उसमें भी मैं मेहनत करता हूँ कि मैं आज ज्यादा लकड़ियां काटूं और आपको खुश करूं। अब सेठ जी अनुभवी थे। उन्हें ने युवक से पूछा कि तुम
मुझे ये बताओ कि इन 20 दिनों में जब से तुम काम पर लगे हो, तुमने कुल्हाड़ी की धार को कितनी बार तेज किया? युवक ने कहा, सेठ जी, समय कहाँ मिलता है कुल्हाड़ी की तेज धार करने के लिए। सारा दिन तो लकड़ी काटने में चला जाता है। अगर मैं धार को बैठूंगा तो वो लकड़ियां तो 10 से 5 हो जाएगी। सेठ जी ने कहा, अरे भाई, उसके लिए तुम्हें अलग समय थोड़े ही दिया जाएगा। जैसे ही तुम सुबह सुबह काम पर आते हो तो सबसे पहले तुम्हें कुल्हाड़ी की धार तेज करनी चाहिए, तो कम मेहनत में तुम अधिक लकड़ियां काट सकोगे। ये तो तुम मेहनत भी अधिक कर रहे हो और तुम्हारी लकड़ियां भी क्षमता कम हो रही है और कम भी काम हो रहा है। परंतु ये बात उस युवक को तो समझ में नहीं आ रही थी। मेरे ख्याल से आप लोग तो समझ गए होंगे। ठीक उसी प्रकार आज मनुष्य की कार्य क्षमता कम होती जा रही है, जिस कारण तनाव बढ़ रहा है। उस वजह से फिर चिड़चिड़ापन भी बढ़ रहा है। आज मनुष्य छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़े हो जाते हैं। कई बार तो क्रोध में भी आकर काम भी बिगड़ जाता है और संबंधों में भी टकराव हो जाता है और संबंध खराब हो जाते हैं। फिर निगेटिव विचारहीनता के विचार चलने लगते हैं। ये सारा विशियस सर्कल है, आप ध्यान देना। और वो समझ नहीं पाता कि ये सब क्यों हो रहा है। हर कोई ऐसा कहता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। इन सब बातों का कारण है ही अपनी बुद्धि की धार को स्पिरिचुअल ज्ञान और मेडिटेशन से तेज नहीं किया है। इसलिए ये सारा प्रॉब्लम शुरू हुआ। आज का मनुष्य भी यही कहता है, इसके लिए उसके पास समय ही नहीं है। आप देखिए, हमारी सारी बहनें कितनी मेहनत करके ये राजयोग के क्लासेस, मेडिटेशन के क्लासेस करते ही रहते हैं। सालों सालों से वो ये सेवा करते ही रहते हैं, पर फिर भी मुश्किल से कोई रेगुलर आता है। कहते हैं जब टाइम मिलेगा तब तो आएंगे जरूर। अच्छा, तो फिर भगवान को भी जब टाइम मिलेगा ना, तभी तो आपको सुख और शांति देंगे। कुछ पाने के लिए थोड़ा कुछ तो त्यागना पड़ता है ना। समय मिलेगा कभी नहीं, निकालना पड़ेगा। और सुबह सुबह अगर मनुष्य भी अपनी बुद्धि की तार को तेज कर ले तो सारा दिन उसका अच्छा रहेगा। ये स्पिरिचुअल ज्ञान और राजयोग उसके मन को सशक्त करता है और अंतर चक्षु स्पष्ट हो जाते हैं और हर बात को सही समझकर क्रिया करने लगते हैं, जिससे बुद्धि की क्षमता बढ़ जाती है और खुशहालता भी बढ़ जाती है। तभी तो गीता में कहा गया है, योग से कर्म में कुशलता आती है। आज हमने जाना बुद्धि की शक्ति को। अब आत्मा की तीसरी शक्ति है संस्कार। आप सभी करना उस पे सोच और विचार और करना अगले एपिसोड का इंतजार। ओम शांति। अब हम करते हैं अपने मन में पॉजिटिव विचारों से अपनी बुद्धि की धार को तेज। सबसे पहले अपने मन और बुद्धि को एकाग्र कर आसपास की हलचल और आवाजों से दूर ले चलते हैं। अपने अंतर चक्षु की ओर
हर रोज हमारा मन आवाज करता ही रहता है, शोर मचाता ही रहता है। ये सारे विचार बुद्धि के पास जाते हैं और बुद्धि उस पर विश्लेषण कर सही क्या है, गलत क्या है, उसका निर्णय हमें देती है। पर आज मैं देख रही हूँ हमारे सारे निर्णय गलत साबित हो रहे हैं। आइए हम उसका कारण ढूंढ निकालते हैं। मन का काम ही है सिर्फ विचार करना, और बुद्धि का काम है उसे समझना। वो सोच समझ कर मुझे निर्णय तो दे रही है, और मुझे बुद्धि की आवाज क्लियर सुनाई नहीं दे रही है, क्योंकि मेरे मन में शोर ज्यादा है और ये बुद्धि एक स्वच्छ क्लीन दरिया के पानी की तरह है, जिसमें अगर हम कोई भी मन की आवाजों के कंकर नहीं डालेंगे तो हम बुद्धि का निर्णय बिल्कुल स्पष्ट सुनाई देगा। और उस बुद्धि की आवाज क्लियर समझ पाएंगे। लेकिन आजकल तो हम सिर्फ अपनी ही मनमानी करते हैं। मन में जो इच्छा करते हैं सिर्फ मन का ही सुनते हैं। इसलिए बुद्धि की आवाज कम सुनाई देती है। इसलिए थोड़ी देर के लिए मन के विचारों को लेकर शांति से मन और बुद्धि एकाग्र करें और बुद्धि की आवाज सुने। हम मन वकील की तर्क को ध्यान न दें,
पर एक जज की तरह विवेक से काम लेके सही डिसीजन ले और अपने मन के धुंधलेपन को हटाकर स्पष्ट अपनी बुद्धि रूपी आंख से दूरदर्शी हो देखेंगे तो हमारा मन तो शांत होगा, पर उसके साथ साथ बुद्धि की क्षमता भी बढ़ेगी और हर राइट डिसीजन ले हमें आनंद मिलेगा। ओम शांति 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 शांति।